आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं साइकोथेरेपीज़ की, और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। आज हम बात करने जा रहे हैं गेस्टाल्ट थेरेपी की। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन फ्रेडरिक एस पर्ल्स ने 1967 से 1970 के दौर में किया था। कभी आपने परसेप्शन में गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा कि जो गेस्टाल्ट शब्द है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण से, होल से। तो ये चिकित्सा भी मन और शरीर की यूनिटी की बात करती है। ये मानती है कि हमारे थिंकिंग, फीलिंग्स, हमारे इमोशंस में एक तरीके का इंटीग्रेशन होता है। यानी कि ये बात करते हैं हमारे मन और हमारे शरीर में एक एकता की। इस एकता पर ये लोग बल डालते हैं। रोजर्स के समान ही पर्ल्स का ये विश्वास था कि हर एक व्यक्ति में एक जन्मजात अच्छाई होती है, एक इनेट गुडनेस होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस जन्मजात अच्छाई का प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, या फिर दूसरे को मौका देना चाहिए कि वो अपने अंदर की इस जन्मजात अच्छाई को प्रदर्शित कर सके, उसको व्यक्त कर सके। और जब इंसान को मौका नहीं मिलता अपनी उस जन्मजात गुण को प्रदर्शित करने का, अपनी उस अच्छाई को प्रदर्शित करने का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तरीके की कुंठा या फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, और वही फ्रस्ट्रेशन उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। इसके अलावा जो गेस्टाल्ट चिकित्सा है ये मानती है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है। तो हमको उसकी उन्हीं अच्छाइयों पर, उस पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, अभी तो इसके कि हम उसकी नेगेटिविटी को देखें। तो ये चिकित्सा इंसान की पॉजिटिविटी पर अधिक बल डालती है। इसके अलावा इस चिकित्सा का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और आकांक्षाएं होती हैं। कई बार जो व्यक्ति है उन उन चीज़ों को नहीं समझ पाता, उन चीज़ों को नहीं स्वीकार कर पाता। तो ये चिकित्सा उन अच्छाइयों को, उन आवश्यकताओं को, उन गुणों को, उसकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को समझने में, उसको अवगत कराने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर के ये चिकित्सा ये मानती है कि इंसान, कई बार ये होता है कि उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरी हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, जो आवश्यकताएं हैं और जो गुण हैं जो उसको लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उसका वर्धन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उनको व्यक्ति नहीं समझ पाता, उनको नहीं जान पाता। तो इस वजह से वो उसको अपनी ज़िंदगी से अलग करके उसने रखा होता है, जबकि वही चीज़ उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। तो ये चिकित्सा उन चीज़ों को समझाने में मदद करती है ताकि व्यक्ति का वर्धन और विकास अच्छी तरीके से हो सके और वो एक तरीके से अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित हो सके। वहीं ये चिकित्सा ये मानती है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होती, कुछ मूल्य ऐसे हैं या भाव ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है, फिर भी व्यक्ति उनको यथार्थ मानकर अपने साथ लेकर के चल रहा होता है। तो उस चीज़ को हटाने में और जो जो चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है उसको समझाने में ये चिकित्सा मदद करती है। इसके अलावा जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में आपने जाना था कि उसमें क्या था कि उसमें इंसान की दमित इच्छाओं पर, उसके आवेगों पर या फिर उसकी स्मृतियों पर अधिक बल डाला जाता है। लेकिन जो गेस्टाल्ट थेरेपी है वो प्रेजेंट पर अधिक बल डालती है, यानी कि हमारी वर्तमान अनुभूतियों पर अधिक बल डालती है। पल्स के अनुसार जो क्लाइंट की वास्तविक ज़िंदगी है उसको उन्नत बनाने के लिए और चिकित्सा के विकास के लिए जो वर्तमान अनुभूतियां हैं उन पर बल डालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये माना जाता है कि व्यक्ति की जो वर्तमान जानकारियां हैं उनको बढ़ाया जाए और उसके अंदर एक तरीके की उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाने में, उसके उत्तरदायित्व की तत्परता उसके अंदर बढ़े कि उसको, उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बात उसके अंदर आए, इस बात पर ये चिकित्सा अधिक बल डालती है। ये चिकित्सा 3 तरीके के संप्रत्यों पे काम करती है। पहला होता है वर्तमान की अनुभूतियाँ, यानी कि हियर एंड नाउ एक्सपीरियंसेस। दूसरा जानकारी, अवेयरनेस। और तीसरा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान की अनुभूतियों की, यानी कि हियर एंड नाउ एक्सपीरियंसेस की। पल्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो गेस्टाल्ट चिकित्सा है वो वर्तमान पर बल डालती है, इसमें वर्तमान महत्वपूर्ण होता है। और जो चिकित्सा का उद्देश्य है वो यही है कि
जो रोगी है, जो क्लाइंट है आपका, उसका वर्तमान को लेकर की जो विश्वास है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। रोगी की जो समस्याएं होती हैं वो वर्तमान से जुड़ी हुई होती हैं और उनका उत्तर पास्ट में जाकर ढूंढना कुल मिलाकर के अर्थहीन है। तो ये चिकित्सा क्या कर रही है, वर्तमान पर रह करके काम कर रही है, वर्तमान अनुभूतियों पर काम कर रही है। पल्स ने 1970 में ये भी कहा था कि वर्तमान को महत्व दिया जाना चाहिए, वर्तमान के सिवा किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान हमारे अनुभव, हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता है। जो भूत है वो बीत चुका है, जो भविष्य है वो आने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या है, हमारे सामने हमारा सिर्फ वर्तमान है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने वर्तमान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ऐसा पल्स का मानना था। जो गेस्टॉल चिकित्सक हैं उनके अनुसार जो वर्तमान है और जो पास्ट है, यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर है, जब इनके चिंतनों में आपस में अंतर हो जाता है तो क्या होता है, रोगी में एंजाइटी बढ़ती है। इसीलिए चिकित्सा के दौरान चिकित्सक ये भरपूर कोशिश करता है कि जो रोगी का ध्यान है वो उसके वर्तमान के भावों पर, चिंतनों पर, अनुभूतियों पर ही केंद्रित किया जाए। इसके बाद इन्होंने जानकारी यानी कि अवेयरनेस की बात की थी। जानकारी से तात्पर्य अनुभूतियों को स्वीकार करने की क्षमता से होता है, यानी कि आपकी जो जो भी अनुभूतियां हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको आप स्वीकार कर सकें। उनकी जानकारी को बढ़ा करके, उनके बारे में आप नहीं जान रहे तो उन जानकारियों को बढ़ा करके आप उन इच्छाओं को, उन भावों को, उन मूल्यों को आप स्वीकार कर सकें। इसके अलावा इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व की बात करी थी। गेस्टॉल चिकित्सा का ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसमें व्यक्ति अपनी क्रियाओं को, अपने भावों को और उनकी जवाबदेही को अपने कंधों पर लेता है। गेस्टॉल चिकित्सा में 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है रूल्स और दूसरा गेम। तो जो इसके रूल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि इसमें जो रोगी है उससे कहा जाता है कि जो वो बातचीत करे वो वर्तमान में रह करके करे, यानी कि वर्तमान की ही बातचीत करे। बीती यादों को या भविष्य की प्रत्याशाओं को जाहिर करने से रोगी को मना कर दिया जाता है और उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है। यानी कि उसे ये कहा जाता है कि वो जो भी बातचीत कर रहा है वो प्रेजेंट में रहकर करे, वर्तमान में रहकर करे। बातचीत किसी के बारे में नहीं होती बल्कि समानांतर स्तर पर होती है। रोगी में उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि वो मैं शब्द का अधिक प्रयोग करे। रोगी को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस पर, तात्कालिक अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। इस चिकित्सा के दौरान कोई भी गपशप या इधर उधर की बातचीत नहीं की जाती। यह कोशिश की जाती है कि चिकित्सा के दौरान रोगी कोई प्रश्न ना करे, क्योंकि प्रश्नों को अपने विचार व्यक्त करने का एक निष्क्रिय तरीका, ना कि सूचना प्राप्त करने का एक तरीका समझा जाता है। गेस्टॉल्ट चिकित्सा में कुछ तथाकथित गेम्स भी होते हैं जिन्हें गेस्टॉल्ट गेम्स कहा जाता है। जैसे रोगी जब अपने बारे में कुछ कहता है तो उसे कहा जाता है कि वह यह कहे कि मैं इस कथन की जवाबदेही लेता हूँ। उसी तरीके से एक और अन्य गेम जिसमें रोगी को ज़ोर ज़ोर से बोलकर कोई टिप्पणी या वाक्य को दोहराने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा रोल प्लेइंग गेम्स होते हैं जिसमें किसी रोल को प्ले करने के लिए रोगी को कहा जाता है। इसके अलावा जो गेस्टॉल्ट थेरेपी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें पहला है टॉप डॉग तथा अंडर डॉग। गेस्टॉल्ट थेरेपी में टॉप डॉग से तात्पर्य करीब करीब वही है जो फ्रॉइड के सिद्धांत में सुपर ईगो से है, तथा अंडरडॉग से तात्पर्य वो है जो फ्रॉइड के सिद्धांत में इड से है। गेस्टॉल्ट चिकित्सा ये मानती है कि जब व्यक्ति के इन टॉप डॉग और अंडरडॉग एस्पेक्ट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रोगी को वार्तालाप के माध्यम से इन दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है, ताकि जो उसका सेल्फ है, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको आपस में समन्वित किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ड्रीम्स का, स्वप्न का। गेस्टॉल्ट चिकित्सा द्वारा चिकित्सा में स्वप्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वप्न का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये मनोविश्लेषण से भिन्न है। पल्स का ये मानना है कि स्वप्न का प्रत्येक तत्व, चाहे वो उसका स्वरूप मानव से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो, वो रोगी के व्यक्तित्व का एक असंबद्ध अंश का प्रतिनिधित्व करता है। चिकित्सा सत्र में रोगी को अपने स्वप्न के बारे में वर्तमान काल का उपयोग करते हुए ये बतलाना होता है कि उसने किस तरीके के स्वप्न देखे और इस तरीके से उसे अपने स्वप्न के विषय के अनुरूप भूमिका करनी होती है।
गेस्टॉल चिकित्सकों का मत है कि स्वप्न के विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों की भूमिका का निर्वाह करने में जो सेल्फ के असंबद्ध अंशों को रोगी समझता है तथा ऐसी समझ विकसित कर लेने से उसे वह पुनः समन्वित करने में उसको सफलता मिलती है। अगला उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो था डिफेंस का, रक्षा का। डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में बात करी थी, उसी तरीके की डिफेंस की यहाँ पर बात की गई है। गेस्टॉल्ट चिकित्सा का उद्देश्य रोगी द्वारा खेले गए तथा कथित गेम्स के पीछे छिपी डिफेंस का पता लगाना होता है। पर्ल्स का ये कहना है कि जो न्यूरोटिक बिहेवियर्स होते हैं उसमें कई तरीके की डिफेंस की लेयर्स जो होती हैं वो होती हैं। ऐसे व्यवहार के पहले तह में रोगी स्वयं अपने आप का सामना करने से कतराता है और वह तरह तरह की एंजाइटी, फोबियाज इस तरीके से घिरा हुआ होता है। तो जो गेस्टॉल थेरेपी होती है वो इस तरीके की डिफेंसिव लेयर्स को हटा करके रोगी को रियलिटी से अवगत कराने का काम करती है। इस तरीके से जो वास्तविक जानकारी है वो रोगी को मिलने लगती है और जो उसकी अवेयरनेस है वो बढ़ती है और उसके अंदर संपूर्णता की भावना आती है। अगला कॉन्सेप्ट है अशाब्दिक व्यवहारों का उपयोग, यानी कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते हैं उनका यूज़। गेस्टॉल चिकित्सा में क्लाइंट के अशाब्दिक व्यवहारों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं चिकित्सक को मिलती हैं। चिकित्सक को चिकित्सा सत्र के दौरान क्लाइंट क्या कहता है तथा क्या वो कर रहा है इस पर काफ़ी ध्यान देना होता है। गेस्टॉल थेरेपी ये मानती है कि इस तरीके के अशाब्दिक व्यवहारों से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो मिलती हैं जिनको क्लाइंट बोल करके कई बार नहीं कह पाता। तो इस तरीके से जो अशाब्दिक व्यवहार हैं उनके द्वारा कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य यहाँ पर चिकित्सक करता है। इसके अलावा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो नैतिक प्रेक्ष का है। इसमें कुछ बातों पर महत्वपूर्ण इसमें कुछ बातों को महत्वपूर्ण माना गया है, उस पर बल दिया गया है। यानी कि इसमें ये कहा जाता है वर्तमान में रहना, कि आप वर्तमान में रहिए, हमेशा वर्तमान के बारे में बात कीजिए, भूत और भविष्य के बारे में बात मत कीजिए, मत सोचिए। इसके अलावा उपस्थित वस्तुओं के बारे में सोचना, यानी कि जो वस्तुएं वर्तमान में उपस्थित हैं उन्हीं के बारे में आपको सोचना चाहिए। कल्पना करना बंद कर देना, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है कि आपको कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। कल्पनाएं आप भविष्य के लिए करते हैं जो अवास्तविक होती है, क्योंकि वो अभी भविष्य आया ही नहीं है। तो अभी से आप कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से अपने आप को भविष्य में डाल रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो कल्पनाएं भविष्य में सच ही हो जाएं। तो जब आप ऐसी अवास्तविक कल्पनाएं कर लेते हैं और वो भविष्य में पूरी नहीं हो पाती, तो इससे आपको कई तरीके की फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो आपको कल्पना करनी बंद कर देनी चाहिए। ये गेस्टॉल थेरेपिस्ट ये मानते हैं कि क्लाइंट को अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए। रोगी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति सीधी करनी चाहिए, बल्कि उसमें जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। रोगी को कोई भी दुख कर या सुख कर परिस्थितियां हैं उनसे अवगत होना चाहिए और उनको समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। रोगी को वे सभी विचार या चिंतन नहीं करने चाहिए जो भूत या भविष्य से जुड़े हुए हों, ठीक है। इसके अलावा ये मानते हैं कि रोगी को वास्तविकता का आदर करना चाहिए, वास्तविकता में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरी चिकित्सा होती है, इस तरीके से पूरी चिकित्सा काम करती है। तो आज आपने जाना गेस्टॉल थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लोगो चिकित्सा की। तब तक के लिए नमस्कार।